इस जलसे के सदर साहब और इस स्टेडियम में चारों तरफ ऊपर नीचे अंदर बाहर खड़े सभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, खुशनसीबी है मेरी कि संतों की इस धरती पे आने का मौका मिला। खुशकिस्मती है कि बाबा साहेब की इस धरती महाराष्ट्र पे आपने बुलाया और खास शुक्रिया कि भारत के मैनचेस्टर भिवंडी में आने का आपने न्योता दिया। ये कपड़े का शहर है, कपड़े को जानता है। ये शहर जानता है कि कपड़ा कैसे बुना जाता है। ताना और बाना दोनों मिलके कपड़ा बनता है, सिर्फ ताने से नहीं बनता। ये शहर बताना चाहता है इस देश के प्रधानमंत्री को कि आपसे बेहतर कपड़ा हम पहचानते हैं। बोल भिवंडी हल्ला बोल, बोल भिवंडी हल्ला बोल। हिंदू और मुसलमान इस देश का ताना और बाना है। किसी एक से ये देश नहीं बन सकता। हिंदू और मुसलमान को जोड़ के ही इस देश भारत को बुना जा सकता है, उसके बिना नहीं है। ये हिंदुस्तान जानता है, ये भिवंडी जानता है। प्रधानमंत्री जी, आप जब कपड़ा देखते हो आपको सिर्फ सफेद टोपी दिखती है, आपको सिर्फ स्याह हिजाब दिखता है। मगर क्या करूं मेरे देश के प्रधानमंत्री, आपको ये कपड़ा दिखाई नहीं देता जो मुझे दिख रहा है। तिरंगा आपको दिखाई नहीं देता। ये कपड़ा जरा हिला के प्रधानमंत्री को दिखा दीजिए, उनको दिख नहीं रहा बेचारे को। आज पूरा देश तिरंगे को लेके खड़ा हुआ है। किसी और देश का प्रधानमंत्री होता, इस देश का कोई और प्रधानमंत्री होता तो खड़ा होके लाल किले से बोलता, फख्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं सारे हिंदुस्तानियों को तिरंगा लहराते हुए देखता हूं। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है, इस प्रधानमंत्री को इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूं मेरी बहनों का, माताओं का, बेटियों का। मैं दोहराना चाहता हूं भाई उमर खालिद ने जो कहा, इस आंदोलन में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बहुत लोग पहली बार आए। 5 साल की जो घुटन थी वो एक बार लावा बन के बाहर निकल आई। लेकिन इस आंदोलन की अगर कोई सच्ची तस्वीर है तो वो मेरी बहनों की है, हमारी माताओं की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथी बोल रहे थे, उन्हें ध्यान होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सबसे ताकतवर तस्वीर उन 3 लड़कियों की है जो एक जीप के ऊपर खड़ी हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया की सबसे ताकतवर तस्वीर उन 2 जाबाज लड़कियों की है जो एक अपने साथी एक मर्द को लिंच होने से बचा रही है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर तस्वीर उस आयशी घोष की है जिसके 13 टांके सर पे लगे हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है, फिर भी हिम्मत से कहती है लड़ेंगे, जीतेंगे। बड़ी बड़ी रैलियों ने ताकत का इजहार किया,
गुस्से का इजहार किया, लेकिन सिर्फ शाहीन बाग, और शाहीन बाग एक नहीं है, इस देश में दर्जनों शाहीन बाग हैं। सिर्फ शाहीन बाग में बैठी मेरी माँ और मेरी बहनों ने हिंदुस्तान के दिल के ऊपर दस्तक दी है, क्योंकि उनको देखकर हिंदुस्तान की हर औरत को महसूस होता है, हर शख्स को महसूस होता है कि भाई औरत अगर आई है, बाल बच्चे को छोड़ के आई है, दिल्ली की सर्दी में आधी रात को बैठी है, अपने 2 साल के बच्चे को, 40 दिन के बच्चे को गोद में लेके आई है। जरूर पानी नाक से ऊपर चला गया होगा तभी आई है, नहीं तो औरत नहीं आती भाई। इसलिए आपका मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। जब मैं आया, बहुत लोगों ने हाथ मिला के कहा थैंक यू आप आए, थैंक यू आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मैंने कहा ना भाई, मुझे थैंक यू मत बोलो, थैंक यू तो गैरों को बोला जाता है। शुक्रिया तो हम कहते हैं कि काम मेरा है, लेकिन तुम आ गए, चलो तुम्हारा थैंक यू। मैं आपके लिए नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं आज से 20 साल बाद अगर जिंदा रहा तो मेरा पोता पोती कोई हुआ, वो मुझसे जब पूछेगा कि दादाजी, नाना जी, जब 2020 में इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश हो रही थी तो नाना जी, दादाजी आप कहां थे? मैं उसको एक जवाब दे सकूंगा, बेटा मैंने मुंह खोल के अपनी आवाज उठाई थी, इसलिए मैं यहां हूं। मैं इसलिए यहां हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, मेरी आने वाली पीढ़ियां एक हिंदू इजराइल में पैदा हो, एक हिंदू पाकिस्तान में पैदा हो, मैं नहीं चाहता। मैं इसलिए यहां हूं कि मैं नहीं चाहता इस देश में मकान मालिक और किराएदार का फर्क किया जाए। ये जो सीएए कानून है, इसमें कोई कानूनी बारीकी नहीं है, बड़ा साधारण सा कानून है। आप यूं समझ लो कि अगर भिवंडी की शुरुआत में, जहां भिवंडी शहर शुरू होता है, वहां गेट के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाए कि यहां भिवंडी में आपका स्वागत है, लेकिन हिंदू हजरात यहां पे ना आए, उनके आने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो ऐसा लग जाए और फिर उसके बाद यहां खड़े होके कोई बोले नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, जो हिंदू भिवंडी में है उनका कुछ नहीं जाएगा। अरे भाई, आप मेरे शहर के बाहर बोर्ड लगा रहे हो कि कोई हिंदू यहां अंदर आ नहीं सकता, और आप मुझे दिलासा दे रहे हो कि तेरी कोई बात नहीं है, तुम यहां पे रह ले, तेरी कोई बात नहीं है। आप जो कर रहे हो, मैं भिवंडी में अगर रहूं तब भी आपने मेरा दर्जा तो किराएदार का कर दिया ना, मुझे तो किराएदार बना दिया। सवाल ये नहीं है कि आप मेरे को भिवंडी से बाहर निकालोगे या नहीं, सवाल ये है कि जिस शहर में मैं रहता था, जिस शहर में मैं पैदा हुआ, उस शहर में आपने मेरे को अपने ही घर के अंदर किराएदार बना दिया। मैं क्यों ना बोलूं इसके खिलाफ? यही बात आज हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है। ये सीएए कानून और कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लगा हुआ एक नोटिस बोर्ड है। वो नोटिस बोर्ड कहता है नो मुस्लिम्स प्लीज, मुसलमानों के आने की जरूरत नहीं है, ये बात कहता है कानून सीए, और कुछ नहीं है इस कानून में। उसके बाद अगर अमित शाह मुझे दिलासा देते हैं, मोदी जी मुझे दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं, जो मुसलमान अंदर हैं उनको कुछ नहीं होगा, मोदी जी इतने बेवकूफ हम भी नहीं, इतना हम भी समझते हैं। आप इस देश में
अगर सीएए से एक भी शख्स को इस देश की नागरिकता ना मिले, एक भी शख्स की नागरिकता ना जाए, तब भी मैं इसकी मुखालिफत करूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये इस देश को मकान मालिक और किराएदार में बांटने की कोशिश है। और पूरा हिंदुस्तान आज कह रहा है, जिसके पुरखों की राख इस मिट्टी में मिली है, जिसके पुरखों की हड्डी इस मिट्टी के अंदर गड़ी है, वो सब मकान मालिक है, कोई किराएदार नहीं है इस देश में। सभी का खून है शामिल राख की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल राख की मिट्टी में। मेरे दोस्तों, ये एनआरसी एनपीआर क्या है, मैं इसलिए बता दूं, वैसे पता होगा सबको, लेकिन मैं गिनवा देता हूं। आजकल हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझ लो, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। अपने हाथ की 5 उंगलियां जरा खोल लो और एक एक उंगली करके हम गिनेंगे, ठीक है? अपने हाथ की 5 उंगलियां खोल लीजिए, अभी उठाने की जरूरत नहीं है, खोल लीजिए, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। सबसे पहले अपनी छोटी उंगली को पकड़िए, ये है पहली स्टेज एनपीआर की। इसमें क्या होगा, आपके घर में 1 अप्रैल, अभी 2.5 महीना बाकी है, 1 अप्रैल के बाद आपके घर में आपके पड़ोस की कोई स्कूल की टीचर आएगी, कोई हजरात आएंगे, आपसे कहेंगे कि बस मैं सिर्फ आपसे मालूम करने आया हूं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, अच्छा बच्चे का नाम क्या है, अच्छा 7 साल का है, ठीक है, कहाँ पैदा हुआ, यही भिवंडी में पैदा हुआ था, ठीक बात है, अच्छा वो अपने अब्बा कहाँ पैदा हुए थे, अच्छा वो भी भिवंडी में, ठीक है, अच्छा अम्मी कहाँ पैदा हुई थी, अच्छा औरंगाबाद पैदा हुई थी, ठीक है, लिख लेगा, मुझे कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, वो कहेगा। छोटी सी उंगली है, हमें लगेगा क्या बात है, देखो तो इसने तो कुछ भी नहीं पूछा, हम सोचेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, इसने तो मांगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं है। छोटी सी उंगली से शुरुआत होगी। 1 अप्रैल के बाद इसको बोलते हैं एनपीआर। वो आपके घर आएगा, सिर्फ घर के जितने मेंबर हैं उनका नाम, उनकी उम्र, कहां पैदाइश हुई थी नोट करके चला जाएगा। और हम भोले साधारण से लोग हैं, हम कहेंगे भाई स्कूल की मास्टरनी आई थी, पूछ के चली गई, कोई कागज नहीं मांगा, मैंने दिखाया भी नहीं, आप चिंता मत करना। लेकिन खेल शुरू हो गया। फिर दूसरी उंगली, ये थोड़ी सी बड़ी है ये उंगली, दूसरी उंगली में क्या होगा, ये लिस्ट बन के तहसीलदार के दफ्तर में जाएगी। तहसीलदार के दफ्तर में बैठ के कुछ नामों के आगे डी लगा दिया जाएगा। डी का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब शक है, जिन पे शक है कि वो हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं। कैसे शक होगा खुदा जाने, पता नहीं कैसे होगा शक। भाई जब इस देश के प्रधानमंत्री को कपड़ों से पता लग जाता है दंगा वाले, तो तहसीलदार को भी पता लग जाएगा कौन विदेशी। तो ये दूसरी उंगली है, डी लिख दिया जाएगा। मैं नहीं कहता सबके ऊपर डी लिखा जाएगा, हो सकता है 100 घर में से 2 घर पे डी लिख दिया जाए, हो सकता है 100 में से 5 पे लिख दिया जाए, हो सकता है 100 में 1 पे ही लिखा जाए, हम नहीं जानते, लेकिन लिखा जाएगा डी, डाउटफुल। उसके बाद तीसरी और बड़ी उंगली आएगी। इन लोगों को 100 में से जो 5 घर समझ लीजिए जिनके आगे डी लगाया है, और घर की भी जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके अब्बा के सामने डी ना लगे लेकिन आपके नाम के आगे डी लग जाए, हो सकता है, ये सब असम में हुआ है, तो डी लग जाएगा। फिर तीसरी स्टेज आएगी, तीसरी उंगली पकड़ लीजिए, अब आप, ये बड़े वाली उंगली है, खतरनाक है मामला। तीसरी स्टेज ये होगी जिसपे जिनके नाम के आगे डी लिखा है उनको सरकार का नोटिस आएगा, सरकार की चिट्ठी आएगी
कहा जाएगा तुम हिंदुस्तान के बाशिंदे हो के नहीं, शहरी हो के नहीं, नागरिक हो के नहीं, अब तुम इसका प्रूफ लाओ, तुम कागज दिखाओ। हम सोचते हैं पहली स्टेज पे कागज मांगा जाएगा, पहली स्टेज पे कोई नहीं मांगेगा। खेल हो चुका होगा। उन 5 लोगों के घर चिट्ठी आएगी कि अब तहसीलदार के दफ्तर में आओ, अगले 10 दिन के अंदर अपनी अर्जी लेके आओ, 1 महीने के अंदर अपने दस्तावेज लेके आओ। आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, आधार कार्ड तो मेरी जेब में है। आप सोचोगे कि भाई वोटर लिस्ट में तो नाम है, अभी 6 महीना पहले तो वोट दिया था। आप जाओगे, वो खिड़की से कहेंगे इस आधार कार्ड को अपनी जेब में रख लो, इससे कुछ नहीं होता। वो कहेंगे कि ये वोटर लिस्ट में नाम होने से कोई फायदा नहीं है, अपनी पैदाइश का प्रूफ लेके आओ। पूछेंगे माँ बाप की पैदाइश कहाँ हुई, उसका प्रमाण पत्र लेके आओ, उसका प्रूफ लेके आओ। आपकी तो मैं कह नहीं सकता, मैं थोड़ा पढ़े लिखे परिवार से हूं, मेरी माँ स्कूल में टीचर थी, मुझे नहीं पता मेरी माँ कहाँ पैदा हुई थी, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। मेरी माँ या तो इलाहाबाद में पैदा हुई थी या गुड़गांव में पैदा हुई थी, मुझे नहीं पता कहां पैदा हुआ। प्रूफ मांगा जाएगा, इसका प्रमाण लेके आओ, आपसे कहा जाएगा। अगर दे दिया प्रमाण तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो चौथी उंगली पे पहुंच जाइए। चौथी उंगली क्या है? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। आपको कहा जाएगा कि एक कचहरी में पेश हो। पहले मैंने डी लिखा था, तहसीलदार बताएगा, कलेक्टर बताएगा कि पहले मैंने डी लिखा था, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम तो डाउटफुल हो, लेकिन चलो तुम्हें एक आखिरी मौका और देते हैं, तुम फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाओ। ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल क्या है? ये जज नहीं है कायदे के, किसी को भी पकड़ के जज बना दिया जाता है। असम में जब फॉरेनर ट्राइब्यूनल बना, सड़क पे चलते वकीलों को, 2-2 साल के एक्सपीरियंस वाले वकीलों को जज बना दिया था वहां पे। भिवंडी वालों को मैं आराम से समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या है। ये टोरेंट कंपनी को सुना है ना? सुना है भिवंडी वालों ने टोरेंट कंपनी का? क्या होता था? टोरेंट कंपनी क्या करती थी, करती है, नोटिस दे देती है और वही फैसला भी कर देती है। ये जो टोरेंट कंपनी का खेल है, यही फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का खेल है। जितना इंसाफ आपको वहां मिलता है, वैसा ही इंसाफ आपको फॉरेनर ट्राइब्यूनल में मिलेगा। 4 उंगलियां हो गई। अब अगर 4 के पार हो गया, फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने भी कह दिया कि आपके कागजात नहीं है, हमें तसल्ली नहीं है, आप तो फॉरेनर हो, विदेशी हो, तो फिर क्या नंबर आएगा? 5वीं और आखिरी उंगली, ये मोटी सी जो उंगली है, ये जो अंगूठा है जो दबाने के काम आता है, इसको कहते हैं डिटेंशन सेंटर। जेल है, उस जेल में भेजा जाएगा और कहा जाएगा तुम विदेशी हो, इसके अंदर रहो। जिसके पुरखे जो सैकड़ों साल से इस देश में रह रहे हैं, उन लोगों को अपने ही घर में, अपने ही देश में एक जेल में बंद कर दिया जाएगा। मर्द अलग, औरत अलग। और सरकार कहती है, लोकसभा में जवाब देके कहती है, बच्चों को हम औरतों के साथ रखेंगे, आप चिंता ना करें, हम बड़ा संवेदनशील है बच्चों के प्रति। बधाई हो आपको, बच्चों के लिए बड़ा रहम बरता जाएगा, उनको औरतों के साथ छोड़ दिया जाएगा। ये 5 चीज याद रखिएगा। पहली उंगली एनपीआर, दूसरी उंगली डी का निशान, तीसरी उंगली कागज दिखाओ,
चौथी उंगली फॉरेनर ट्राइब्यूनल और पांचवी उंगली डिटेंशन सेंटर। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर तो है ही नहीं। बताइए, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं सारे लोग, डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। जैसे इस वक्त बैठ के हम बहस कर सकते हैं कि इस टाइम सूरज है कि नहीं, रात है कि नहीं, बहस कर सकते हैं इसमें चाहे तो इस देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि डिटेंशन है तो नहीं। हुजूर, ग्वालपाड़ा आसाम के अंदर जो सेंटर है बन चुका है, बेंगलोर के पास कर्नाटका में सेंटर बन चुका है। आपकी 10 सरकारें वहां पे डिटेंशन सेंटर बना रही हैं और डिटेंशन सेंटर में क्या होगा, कितने बाथरूम टॉयलेट होंगे, खाने का क्या इंतजाम होगा, इसके बारे में एक किताब आप बना चुके हो और वो किताब आप संसद के सामने पेश कर चुके हो। मोदी जी, झूठ बोलते वक्त थोड़ा तो ठीक रेट लगा लिया करो। इस 5 उंगलियों वाला जो कानून है, इसका क्या किया जाए? एक ही रास्ता है, जैसे ही पहली उंगली उठे उसी वक्त इसको मोड़ दो। अगर दूसरी तीसरी उंगली पे जाने दिया तो मामला नहीं टिकेगा। यानी कि जब घर में 1 अप्रैल के बाद कोई आए, टीचर आए कि जी आपके घर की जानकारी लेनी थी, कोई बदतमीजी की जरूरत नहीं है, टीचर है, अच्छे लोग हैं, घर बुलाना, कहना पानी पीजिए, फिर वो कहेंगे कुछ लिखना था, कहिए आप चाय भी पीजिए, वो कहेंगे वो तो ठीक है लेकिन हमें कुछ लिखना था, कहिए चाय तो जरूर पीजिए, साथ में कुछ नमक भी खा लीजिए, कोई नमकीन आइटम जरूर देना है इनको। नमक इस देश का है, इस मिट्टी का नमक है, वो जरूर खिला देना इन सरकारी कर्मचारियों को। याद दिलाना कि तुमने संविधान की शपथ ली है, किसी पार्टी की शपथ लेके नहीं आए हो, एक नमकीन आइटम जरूर खिला देना। और उसके बाद कहना कि कागज में कुछ नहीं लिखवाएंगे। ये जो है ना, कागज नहीं दिखाएंगे, उस भ्रम में मत रहना, वो सही बात है, लेकिन वो तो नंबर 3 पे आएगा। अभी हमें कहना है कागज में कुछ नहीं लिखवाएंगे। अगले साल सेंसस होगा तब आ जाना, सेंसस आराम से करवा लेंगे। ये एनपीआर के लिए आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। वो कहेंगे देश का कानून है, आपको करना पड़ेगा। उन्हें याद दिलाना कि ये देश बनाने वाले, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई कानून ना इंसाफी का हो तो उस कानून का विरोध करना हमारा हक ही नहीं है, हमारा फर्ज भी है। तो दोस्तों, ये जो 5 उंगलियां हैं इसे याद रखना, और इन्हें याद करने के बाद 5 उंगलियां बंद करके मुट्ठी बांध लेनी, यही जवाब है इसका। और आज इस पूरे देश ने मुट्ठी बांध ली है। सबसे पहले आसाम से आवाज उठी। आसाम वालों की तकलीफ हमसे जुदा है, अलग तरह की तकलीफ है उनकी, लेकिन मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। ये आसाम का गमछा पहन के मैं घूमता हूं, इसलिए उन्हें तो सलाम करना पड़ेगा। आसाम के लोगों ने, उनकी तकलीफ अलग तरह की है, उनकी आवाज अलग है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हिंदू मुसलमान में अंतर करना, हिंदू मुसलमान में भेदभाव करना, हिंदू अंदर और मुसलमान बाहर, ये हमें कबूल नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा, इसलिए उनको भी मैं सलाम करता हूं। उसके बाद देश भर में मुस्लिम समाज खड़ा हुआ। कई लोग कहते हैं मुसलमानों का आंदोलन है। मैं कहता हूं भाई,
इस देश में अगर जाट लोग, मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में जाट लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। तो भाई अगर जाट बन के आंदोलन कर सकता है, अगर पाटीदार पटेल बन के आंदोलन कर सकता है, अगर मराठा आंदोलन हो सकता है, तो नाइंसाफी के खिलाफ मुसलमान अपना आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? और क्यों ना करें? आपने पहली बार इस देश के इतिहास में कानून बनाया, जो कानून नाम लेता है। आपने बोर्ड लगाया मुसलमान यहां ना आए, बाकी लोग आ सकते हैं। अब इसके बाद भी मुसलमान ना बोले, अगर इसके बाद भी ना बोले, तब तो कीड़े मकोड़ों जैसी हालत हो जाएगी कि आप मेरे ऊपर जूता रख के चले जाइए, कोई बात नहीं। तो बोले, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ आसाम का नहीं है, सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है। उसके बाद इस देश का युवा खड़ा हो गया, लड़के और लड़कियां खड़े हो गए, कैंपस में खड़े हो गए, जामिया में पुलिस के व्यवहार के खिलाफ खड़े हुए, जेएनयू की बर्बरता के खिलाफ खड़े हुए। तो आज ये सिर्फ आसाम का प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ मुसलमान का प्रोटेस्ट नहीं है, आज ये तीनों धाराएं मिल गई हैं और आज ये हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया है, हिंदुस्तान को बचाने का आंदोलन बन गया है। इस महाराष्ट्र की धरती से, मुंबई से महात्मा गांधी ने 1942 में कॉल दिया था, एक आंदोलन शुरुआत की थी। आपको याद है उसका नाम क्या था? 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था मुंबई से, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को बोला था, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो जाओ। पिछले 1 महीने से इस देश की तमाम जनता जो ऐसे सामने आई है, शाहीन बाग की औरतें जो सामने आई हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो सामने आए हैं, इन सब ने मिलकर जो आंदोलन शुरू किया है वो भारत जोड़ो आंदोलन है, भारत को जोड़ने वाला आंदोलन है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं वो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए, सिर्फ चंद वोटों के लिए, अपनी रोटी, वोट की रोटी सेकने के लिए अपने घर को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों वाले देश को तोड़ रहे हैं। जिन संस्थाओं को, जिन इदारों को देश को बचाना चाहिए था वो चुप बैठे हैं। जुडिशरी चुप बैठी है, कोर्ट कचहरी चुप है, मीडिया भी कुल मिला के चुप है, इनके साथ है। इसलिए जब बड़े तख्त वाले गलत काम करें, देश की संस्थाएं न रोक पाए, तो आवाम को आना पड़ता है, तो जनता को सामने आना पड़ता है। इसलिए आज इस देश की जनता कह रही है, भिवंडी की ये जनता कह रही है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। तो मिलके कहिए मेरे साथ, बुलंद आवाज में बोलिए, वो तोड़ेंगे, इतना कि आवाज मुंबई तक पहुंच जाए, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने वालों के पास बहुत कुछ है। और जो बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठते हैं, उन लोगों को गुमान होता है कि वो सब कुछ है। इस देश में जो शाह हैं और जो शहंशाह हैं, उन्हें भी लगता है कि वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तुझसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का यकीन। तुझसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, वो भी सोचता था कि वो खुदा है। मोदी जी, शाह साहब, ये हिंदुस्तान है। बड़े बड़े तख्त आए और चले गए,
अपने आप को खुदा समझने वाले पता नहीं कितने थे जो इस मिट्टी के अंदर मिल गए। आप जैसे बहुत लोग आएंगे, चले जाएंगे, ये देश कायम रहेगा। इस देश को हम टूटने नहीं देंगे। आप अपना इलेक्शन जीत लीजिए, भारत को हम टूटने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान को बंटने नहीं देंगे। ये आज का अवाम ऐलान कर रहा है। इस लड़ाई के अंदर हम शामिल हैं, भिवंडी की जनता शामिल है। मैं आप सबको सलाम करते हुए आखिर में बस एक बात दोहराना चाहता हूं। कभी कभार मुझसे दोस्त पूछते हैं, योगेंद्र जी इतनी मुश्किल लड़ाई है, इतनी मुश्किल लड़ाई के अंदर हम कैसे जीतेंगे? मैं कहता हूं दोस्त, तुमने दीवार फिल्म देखी है? दीवार फिल्म का एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच। अमिताभ बच्चन भाई है, वो अपने छोटे भाई से कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? हाँ, वो कहता है, भाई कहता है मेरे पास मां है। आज यही मुकाबला है इस देश में। ये जो शाह और शहंशाह हैं, ये सोचते हैं इनके पास सब कुछ है। आपसे एक गुजारिश है, आपकी सरकार ने अपने आप को सेकुलर कहा है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ईमानदारी के नाते मुझे ये कहना चाहिए कि जिन्हें आपने गले लगाया है वो सेकुलर है। कम से कम मुझे इसका यकीन नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज करवा दीजिए, पंजाब सरकार ने और केरला सरकार ने जिस तरह खुल के लिख कर बोला है कि हम एनपीआर नहीं होने देंगे, हम सीए के खिलाफ हैं, महाराष्ट्र की सरकार से भी ये करवा दीजिए। सारे यहाँ की जनता आपके साथ आएगी, आपको धन्यवाद करेगी। और एक आगे बढ़ो। जय 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 भीम शिवाजी भगत सिंह। जय 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 भीम फुले शिवाजी भगत सिंह। ये भिवंडी के लोग एक बार हाथ खड़ा करके बता दें कि भाई मैंने जो जितेंद्र जी को कही है, आपकी मन की बात कही है ना। ये देखिए, सब आपको कह रहे हैं, सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है, सब कह रहे हैं आप भी कहिए, ताकि पहली उंगली तक मामला पहुंचे ही नहीं, पहली उंगली उठने से पहले ही बंद कर दी जाए। बेहद शुक्रिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस एक आखिरी डायलॉग, एक आखिरी बात, ये लंबी लड़ाई है। भारत जोड़ो आंदोलन सिर्फ सीएए से खत्म नहीं हो जाएगा, इस देश को जोड़ने निकले हैं। 90 साल से कुछ लोग इस देश में जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, हमने उसको जहर की काट बनानी है। लंबा आंदोलन होगा, इसलिए इस आंदोलन का एक ही तरीका है, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा और जनगण मन का गान। इस तरह से आंदोलन चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।